Yes, students, in this video we continuing previous topic. तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, किस रीजन से हमारा डिमांड का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है, हमारी डिमांड कब बढ़ती है और कब कम होती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे. हमारी डिमांड कम क्यों होती है और हमारी डिमांड इंक्रीज क्यों होती है. उसके रीजंस ये हैं. फर्स्टली, लो ऑफ डिमिनिशिंग माइनर यूटिलिटी. हमारा लो कहता है जो हमारी माइनर यूटिलिटी होती है वो डिमिनिशिंग होती है. इनकम इफेक्ट, जो हमारी इनकम में इफेक्ट होता है वो हमारी डिमांड को कम और ज्यादा करता है. जो हमारे सब्स्टिट्यूट इफेक्ट है, जो सब्स्टिट्यूट की प्राइस है वो हमारी डिमांड को इफेक्ट करती है. जो साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप है वो इफेक्ट करता है. डिफरेंट यूजेस हैं वो इफेक्ट करते हैं. तो किस तरह से इफेक्ट करते हैं उनके बारे में बात करेंगे. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग माइनर यूटिलिटी ये कहता है, सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग माइनर यूटिलिटी समझिए क्या होता है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग माइनर यूटिलिटी है हाई कंजप्शन ऑफ ए कमोडिटी या हाई कंजप्शन ऑफ ए कमोडिटी. लाइक आप देखिए, खुद देखिए, एक एप्पल है, उसको अगर मैं बार बार कंजप्ट करूंगी, एक एप्पल खाया तो उससे कितनी यूटिलिटी मिली, सेकंड एप्पल खाया तो उससे यूटिलिटी कितनी मिली, थर्ड एप्पल खाया तो उससे यूटिलिटी कितनी मिली, फोर्थ एप्पल खाया तो उससे यूटिलिटी कितनी मिली. तो यही होता है. तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, एप्पल को एक के बाद दो, दो के बाद तीन के बाद चार, तो जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट को क्या करते हैं, एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं. क्या करते हैं, जब हम एक्स्ट्रा यूनिट कंजप्ट करते हैं, एडिशनल यूनिट को कंजप्ट करते हैं, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती जाती है, हमारी डिक्रीज होती जाती है. उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारी डिक्रीज होती जाती है. लाइक आपने एक एप्पल खाया, उससे आपको 10 यूटिल्स मिली, सेकंड एप्पल खाने से आपको 7 यूटिल्स मिली और थर्ड एप्पल खाने से आपको 5 यूटिल्स मिली. तो इससे क्या हो गया, आपकी यूटिलिटी क्या हो गई, लाइक इसको हम कह सकते हैं माइनर यूटिलिटी. आपकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम. और टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, इससे 10, इससे 17 और इससे कितनी हो गई आपकी 17 में 5 और ऐड कर दीजिए तो 22 यूटिल्स मिली है. तो थर्ड यूनिट खाने से आपको कितनी यूटिल्स मिली है, 22. तो एक तरह से क्या कह सकते हैं, जब इससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम हो गई है, इससे मिलने वाली यूटिलिटीज कम हो गई है, यूटिलिटी कम हो गई, इसकी पावर कम हो गई, तो इसके बिहाफ पर क्या होनी चाहिए, इसके बिहाफ पर हम ये कहेंगे, अगर हम एक एप्पल खरीदेंगे तो हम ज़्यादा पे करेंगे, दूसरा एप्पल खरीदेंगे तो हम कम पे करेंगे क्योंकि वो हमें कम यूटिलिटी देगी, और तीसरा एप्पल खरीदेंगे तो हम और कम अमाउंट पे करेंगे. तो हमारा कहने का मतलब, किससे समझाने का मतलब ये है कि लो ऑफ डिमिनिशिंग माइनर यूटिलिटी जिस तरह से अप्लाई होती थी हमारी सेटिस्फेक्शन को चेक करने के लिए, उसी तरह से लो ऑफ डिमांड जो डाउनवर्ड हो रहा है उसका रीज़न यही है. जैसे जैसे हम हाई कंजप्शन ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है, हमारी कम होती है. तो जो कंज्यूमर है वो क्या एक्सपेक्ट करता है, कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि अगर एक एप्पल खाऊंगा तो उससे ज़्यादा यूटिल्स मिली है तो उसके लिए ज़्यादा पे करूँ, सेकंड वाला लूंगा तो उसके लिए कम पे करूंगा, और थर्ड वाला लूंगा तो उसके लिए और कम पे करूंगा. क्योंकि हमारी मेंटेलिटी ऐसी होती है. हम कहते हैं अगर प्राइस कम होगी तो हम क्वांटिटी ज़्यादा खरीदेंगे, और अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो हम क्वांटिटी को कम कर देंगे. तो सेम वही रीज़न है. क्लियर है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती क्यों है और हमारी प्राइस ज़्यादा होने से हमारी डिमांड कम क्यों होती है. क्योंकि हम किसको फॉलो करते हैं, डिमिनिशिंग माइनर यूटिलिटी के लॉ को फॉलो करते हैं. तो इसलिए हम कह सकते हैं हाई कंजप्शन ऑफ कमोडिटी से हमारी क्या हो जाएगी, जो एडिशनल यूनिट कंजप्ट करने से और जो हमें यूटिलिटीज मिली है वो हमें कम मिली है. तो इट मीन्स हमारा मानना ये है कि अगर हमें एक यूनिट दोगे तो हम आपको 10 रुपीज़ पे करेंगे, अगर हमें सेकंड यूनिट दोगे तो हम आपको कितने रुपीज़ पे करेंगे, उसके लिए 8 रुपीज़, और थर्ड यूनिट दोगे तो हम 7 रुपीज़ पे करेंगे. तो इस तरह से हमारा मानना ये है कि अगर हम एक्स्ट्रा क्वांटिटी को खरीदेंगे, अगर एक्स्ट्रा क्वांटिटी की डिमांड करेंगे तो हम क्या करेंगे, गुड्स की प्राइस कम करनी पड़ेगी आपको. तो इस तरह से हम कहते हैं कि अगर प्राइस कम है तो क्वांटिटी की डिमांड बढ़ेगी, अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो क्वांटिटी की डिमांड कम हो जाएगी. ठीक है. तो नेक्स्ट टॉपिक में कवर करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है इनकम इफेक्ट, कंज्यूमर की इनकम इफेक्ट. जैसे हमने डायरेक्ट पढ़ा था, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो हम कहते हैं डिमांड भी बढ़ जाएगी, और अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो गई तो डिमांड भी कम हो जाएगी. यही रीज़न हमें पता है. लेकिन एक्चुअल में इनकम इफेक्ट यहाँ पर हमने जो हमारी
हमें क्या मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जो हमें यूटिलिटी मिल रही है, उसको हमने रियल गुड्स रियल इनकम माना है। किसमें कन्वर्ट कर लिया, जो हमारी कैपेसिटी थी, जो हमारी कैपेबिलिटी दी है, कैपेसिटी कह सकते हो, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी कह सकते हैं, जो हमारे को कैपेसिटी कम मिल रही है, ठीक है, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, रियल इनकम में कन्वर्ट कर लिया। इसमें कन्वर्ट कर लिया, रियल इनकम में कन्वर्ट कर लिया। तो रियल इनकम मीन्स क्या हो सकता है आपका, उसके बारे में बात करेंगे हम ये कहते हैं अगर हमारी प्राइस में चेंज हो गया, चेंज इन प्राइस ऑफ ए गुड्स, चेंज इन प्राइस ऑफ ए गुड, अगर हमारी प्राइस में चेंज हुआ, क्योज इज चेंज इन प्राइस ऑफ ए गुड, क्योज उसके कारण, क्योज चेंज इन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर हमारी चेंज इन प्राइस ऑफ ए गुड, अगर एक गुड्स की प्राइस में चेंज करा तो हम एक्चुअल में कहते हैं उसके कारण क्या हुआ, क्योज चेंज इन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हमारी रियल इनकम में भी चेंज हो गया। और रियल इनकम में चेंज होने से, रियल इनकम में चेंज होने से किस चीज की डिमांड बढ़ गई, रियल इनकम में चेंज होने से हमारी गुड्स की डिमांड हाई हो गई। गुड्स की डिमांड हाई कैसे हुई, अब आपको रीजन बताना है कि जो गुड्स की डिमांड है वो हाई किस रीजन से हुई है आपकी। तो लाइक कह सकते हैं हम चेंज इन रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड विद ए चेंज इन रियल इनकम क्योज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अगर आपकी रियल इनकम में चेंज हुआ है तो आपकी किस में चेंज हो जाएगा, जो क्वांटिटी डिमांडेड है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, किसमें चेंज हो जाएगा, आपकी जो जितनी क्वांटिटी की आप डिमांड कर रहे हो उसमें भी चेंज होना चाहिए। समझ आया, चेंज इन प्राइस ऑफ ए गुड, अगर प्राइस जो हमारी कमोडिटी की प्राइस चेंज हो गई तो उसके कारण चेंज इन रियल इनकम, हमारे रियल इनकम में भी चेंज हो गया। उस रियल इनकम के कारण चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो जो हमारी इनकम है उससे इफेक्ट होगा हमारी क्वांटिटी डिमांड पे। प्राइस कम हो गई, प्राइस कम होने से क्या चेंज हो गया, हमारी रियल इनकम चेंज हो गई, रियल इनकम के चेंज होने से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो गई। तो इस रीजन से हम कह सकते हैं अगर हमारी रियल इनकम बढ़ेगी तो विद ए फॉल इन प्राइस रियल इनकम इंक्रीज, ओके। तो हम क्या कह सकते हैं, आपको दोबारा मैं बताती हूँ इस चीज को। ये तो हो गया आपका, इसके बाद ये है अगर हमारी प्राइस कम हो गई किसी गुड्स की, फॉल इन प्राइस, किसी गुड्स की प्राइस क्या हो गई, फॉल हो गई, कम हो गई, तो उससे हमारी क्या इंक्रीज हो जाएगी, रियल इनकम इंक्रीज हो जाएगी। इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज इन रियल इनकम, मीन्स रियल इनकम ये कहते हैं परचेजिंग पावर बढ़ गई। आपकी कोई चीज 10 रुपए मिल रही थी, अब आपकी 8 रुपए में मिल रही है, इट मीन्स जो चीज पहले आपको 10 रुपए में मिल रही थी वो अब 8 रुपए में मिल रही है, तो आप 2 रुपए को कहीं और एक्सपेंड कर सकते हो ना। तो एक तरह से क्या हो गया, आपकी रियल इनकम 8 से होके 10 हो गई। पहले आपको वो चीज 10 रुपए में मिल रही थी, अब आपको वो चीज 8 रुपए में मिल रही, तो 2 रुपए की आप कोई और चीज खरीद सकते हो। तो इट मीन्स आप रियल इनकम मीन्स आपको गुड्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, आपने मनी में कन्वर्ट कर दिया, गुड्स को अपने मनी में कन्वर्ट कर दिया, तो इट मीन्स आपकी इनकम इंक्रीज हो गई। प्राइस कम होने से आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, जब इनकम इंक्रीज हो गई तो क्या राइज हो जाएगी, राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, आपकी क्वांटिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर यहाँ पर ही हम कहते हैं इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस इंक्रीज होने से, इंक्रीज इन प्राइस 10 रुपए की मिल रही थी पहले कोई चीज, अब आपको वही चीज 12 रुपीज में मिल रही है। कितने रुपीज में मिल रही है, 12 रुपीज में मिल रही है, आपकी किस चीज की प्राइस बढ़ गई। इंक्रीज इन प्राइस इफेक्ट डिक्रीज इन रियल इनकम, हमारी क्या हो गई, रियल इनकम कम हो गई। डिक्रीज इन रियल इनकम, डिक्रीज इन रियल इनकम, तो इट मीन्स डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि पहले आप क्या करते थे, 10 रुपए में आप एक चीज खरीद रहे थे, अब आपको क्या है 12 रुपए में एक चीज मिलेगी, तो इट मीन्स क्या हो जाएगी, आपकी डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। इनकम इफेक्ट इनकम से नहीं लेना, एक्चुअली में जो आपकी 10,000 से 15,000 रुपए की इनकम हुई उसको चीज को लेना, सिर्फ आपकी जो गुड्स की वैल्यू थी उसको आपने
किस में कन्वर्ट कर दिया, जो एक कॉमोडिटी की प्राइस थी उसको आपने रियल इनकम में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट आपको पता ही है, कॉफी और हमने किसका एग्जांपल लिया था, कॉफी और टी का एग्जांपल लिया था हमने। किसका एग्जांपल लिया था, कॉफी और टी का हमने एग्जांपल लिया था। तो लाइक क्या होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स आपका, सब्स्टिट्यूट होते हैं आपके जैसे टी एंड कॉफी। तो इस तरह से आप कह रहे हैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट रेफर्स टू सब्स्टिट्यूट। देखिए सब्स्टिट्यूट जो आपका गुड होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, लाइक आपका एग्जांपल लेती हूँ मैं, टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी हम कह सकते हैं टी का सब्स्टिट्यूट कॉफी एंड कॉफी का सब्स्टिट्यूट टी है। क्लियर है। टी का सब्स्टिट्यूट कॉफी और कॉफी का सब्स्टिट्यूट टी है। तो इफेक्ट होता है अगर टी की प्राइस क्या हो गई, राइज हो गई, टी की प्राइस राइज हो गई तो किसकी डिमांड बढ़ जाएगी, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। किसकी डिमांड बढ़ जाएगी, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। और टी की प्राइस कम हो गई तो किसकी डिमांड बढ़ जाएगी, टी की प्राइस कम हो गई तो किसकी डिमांड बढ़ जाएगी, टी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस रीजन से इन दोनों में क्या है, आपस में रिवर्स रिलेशनशिप है। तो इस रीजन से हमारे सब्स्टिट्यूट इफेक्ट करता है। ठीक है। तो इसमें आपस में क्या है, एक दूसरे में रिलेशनशिप है। टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट व्हेन प्राइस ऑफ टी फॉल्स इट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉफी। अगर प्राइस किसकी बढ़ जाएगी, टी की प्राइस बढ़ जाती है तो टी के लिए सब्स्टिट्यूट हो जाता है कॉफी, और कॉफी की प्राइस बढ़ जाती है तो कॉफी के लिए सब्स्टिट्यूट हो जाती है टी। तो हम इजिली क्या कर सकते हैं, इन चीज को अकॉर्डिंग अपनी वर्ड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन क्या है आपका, नेक्स्ट वन है साइज ऑफ द कंज्यूमर। जो हमारी डिमांड है वो किस पे डिपेंड होती है, साइज ऑफ द कंज्यूमर। जो हमारा कंज्यूमर का साइज है वो क्या है। और नेक्स्ट वन डिफरेंट यूजेस। एक चीज की क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं। तो लाइक देखिए क्या है, साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप। साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप, एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको यहाँ पे। जब आपके मैनी नंबर्स ऑफ बायर्स हैं, क्या है, मैनी नंबर ऑफ बायर्स हैं, तो इट मींस क्या होगी, मैनी नंबर्स ऑफ बायर्स कब क्रिएट होते हैं, मैनी नंबर ऑफ बायर्स तब होते हैं जब आपकी कमोडिटी की प्राइस क्या होती है, प्राइस फॉल। जब आपकी कमोडिटी की प्राइस क्या होती है, कम होती है। जब आपकी किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो मैनी ऑफ नंबर ऑफ बायर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इट मींस क्या हो गई, डिमांड ज्यादा हो गई। क्या हो गया, मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो गई। डिमांड ज्यादा क्यों हुई, क्योंकि उस चीज की प्राइस कम थी। प्राइस के कम होने से डिमांड ज्यादा हो गई। क्लियर है। अब हमारी क्या है, डिमांड ज्यादा हो गई, अगर हम क्या कर दें, प्राइस को बढ़ा दें, प्राइस अगर हम पहले क्या हो गए, नंबर ऑफ बायर्स हो गए, मैन नंबर ऑफ बायर्स की प्राइस कम होने से मैन नंबर ऑफ बायर्स क्रिएट हो गए। अगर उसी चीज का प्राइस, पहले इसका प्राइस था 8 रुपए, अब 8 से मैंने 10 कर दिया, तो क्या हो जाएगी, अपने आप पे डिमांड कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएंगे, लेस नंबर ऑफ बायर्स। हमारे बायर्स क्या हो जाएंगे, अपने आप ही कम हो जाएंगे। अगर हमें अपनी डिमांड को कम करना है तो क्या करेंगे, प्राइस को बढ़ाने से जो मैनी नंबर ऑफ बायर्स थे वो रिड्यूस हो गए। जो नीडी पर्सन थे, जिनको रिक्वायरमेंट है, उन्होंने ही परचेज करा, तो उसमें से कुछ पर्सन जो चीप रेट होने के कारण परचेज कर रहे थे वो वहां से मूव होने जाएंगे, हट जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो कौन पर्सन परचेज करेंगे, जिनको एक्चुअल में नीड है, रिक्वायरमेंट है, उनकी ही डिमांड क्रिएट होगी। क्लियर है। तो जब सस्ती होती है कोई चीज तो क्या होती है, जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। इस तरह से हमने क्या करा है, कंट्रोल करा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट यूजेस। क्या डिफरेंट यूजेस होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, आपके कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके मैनी यूजेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं, बहुत सारे यूज कर सकते हो उसका। लाइक जैसे एग्जांपल लेती हूँ मैं, मिल्क।
मिल्क से आप बहुत सारे काम कर सकते हो, तो लाइक मिल्क से आप कर्ड, या आप मिल्क को पी रहे हो, मिल्क का यूज कर रहे हो, लाइक आप कर्ड बना रहे हो, बटर बना रहे हो, घी बना रहे हो, चीज बना रहे हो, तो ये सब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है। अगर मिल्क की प्राइस कम होगी, मिल्क प्राइस कितनी है आपकी 50 रुपीज है, तो इट मीन्स अगर 50 रुपए है, मिल्क की प्राइस क्या है, लो है, क्या है मिल्क की प्राइस लो है, 50 रुपए है, तो आप क्या करोगे, जो आज का रेट है मिल्क का कितना है, वो 60 या 65 के अराउंड है, लेकिन आपको जो मिल्क मिल रहा है पर केजी वो आपको 50 रुपीज में मिल रहा है, जो आपको पर केजी मिल्क गेन हो रहा है वो आपको कितने रुपए में रिसीव हो रहा है, ओनली आपको 50 रुपीज में मिल रहा है, तो इट मीन्स क्या हो गया, आपके लिए बेनिफिट हो गया। तो आपने क्या करा, आपने मिल्क ज्यादा लेके कर्ड भी बना लिया, बटर भी बना लिया, आपने बहुत सारी चीजों पे कंजप्ट कर दिया मिल्क, और अगर इसी की प्राइस अब 65 हो गई तो आपने क्या करा, इसी मिल्क को की कंजप्शन को आपने कम कर दिया, तो इसमें तो डिमांड क्या हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड राइज हो गई, ओके, क्वांटिटी की डिमांड राइज हो गई, और जब 65 रुपीज हो गए, प्राइस बढ़ने से क्या हो गया, क्वांटिटी की डिमांड कम हो गई, तो आप मिल्क आप कहाँ यूज करोगे, मिल्क आप जहाँ पे इंपॉर्टेंट यूज होगा वहीं पर यूज करो, जब 50 था तो आपने ज्यादा खरीद के इन सब में यूज कर लिया, और जब प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई, तो आपने मिल्क का लिमिटेड यूज कर, लाइक आप 5 kg लेते थे वहां से आपने 3 kg कर दिया, तो जहां पर जो आपकी मेन कंजप्शन है वहां पर आप करोगे। तो क्लियर है। तो आज हमने दोनों लेक्चर्स में कौन सा टॉपिक कवर करा है, लॉ ऑफ डिमांड को कवर करा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, उसको अजम्पशंस लिए हैं जो हमारी डिमांड पे इफेक्ट नहीं करती हैं। तो उसके बाद हमने क्या कवर किया था, डिमांड शेड्यूल पढ़ा था कि डिमांड शेड्यूल कैसे होता है, प्राइस कम होने से कैसे डिमांड पे इफेक्ट होता है, क्वांटिटी डिमांड पे इफेक्ट करता है, दोनों में किस वे से इनवर्स रिलेशनशिप होता है। उसके बाद हमने आज कवर करा है व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, जो हमारा डिमांड कर्व का स्लोप होता है वो डाउनवर्ड क्यों जाता है, इन सब रीजन से हमारा स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड जाता है। प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। ओके, तो बेटा आज आपका होमवर्क क्या है वो नोट डाउन कीजिए। जो लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट है उसको आपको लर्न करना है, क्लियर है। उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज पढ़ाई थी आपको, डिमांड शेड्यूल हो गया, why the demand, why does demand curve slopes downward, किस रीजन से ये डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, क्लियर है। तो आपको ये लर्न करना है। ओके, थैंक यू सो मच।